Morning, students. कैमरा आप ऑन कर लें और वॉइस को म्यूट रखें। देखिए, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 पतंग कविता सीखी थी। पतंग कविता को हमने हल किया था और अब हम तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। कविता है शीर्षक कविता के बहाने और कवि है कुंवर नारायण। कविता के बहाने कविता आज हम सीखेंगे, भावार्थ ग्रहण करेंगे। कवि है कुंवर नारायण। सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो एक पंक्ति कविता की बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, एक देखे तो कुछ छोटी दिखाई दे रही, और अन्य पंक्ति पर नजर डाले तो वो और भी छोटी सी दिखाई दे रही है। ऐसा ही सभी जगह हम देख रहे हैं, एक पंक्ति बहुत बड़ी है तो दूसरी पंक्ति बहुत छोटी है। तो हम देखकर जान सकते हैं कि सभी पंक्तियों में ना तो वर्ण बराबर हो सकते हैं और ना ही मात्राएं बराबर हो सकती है। इसलिए हम नोट कर लें, ये कविता भी छंद मुक्त कविता है। ये कविता भी छंद मुक्त कविता है, देखने से ही पता चला। जैसे इससे पहले पतंग कविता हमने पढ़ी थी, वो भी छंद मुक्त थी और ये कविता भी छंद मुक्त है। इसमें वार्णिक या मात्रिक किसी भी छंद का प्रयोग नहीं है, ये हमें देखने पर ही पता चल जाता है। इसके बाद दूसरी बात है कि ये प्रयोगवाद पर आधारित है। प्रयोगवाद पर आधारित है और प्रयोगवाद में जो भी उससे संबंधित कविता होती है उसमें उपमेय उपमानों का अधिक प्रयोग होता है, बिंबों का उसमें अधिक प्रयोग होता है। तो हम देखें इस कविता में भी बार बार उपमेय उपमानों का प्रयोग हो रहा है। कभी हम कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से करते हैं, कभी हम कविता के सौंदर्य की तुलना, महक की तुलना फूलों की महक से करते हैं, तो कभी हम कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हैं। तो लगातार उपमेय उपमानों का प्रयोग हुआ है, तो हम समझ गए ये प्रयोगवाद से संबंधित कविता है। बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। दीपक मीणा, आशा सैनी, गजेंद्र, तनिषा, आजाद, हितेश, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। यश मालपानी, शुभम, वॉइस भी म्यूट करें बेटा। ठीक है, अब हम दो बातें मुख्य रूप से नोट कर लें, लिख लें इस कविता के संबंध में। एक तो यह छंद मुक्त कविता है और दूसरा यह प्रयोगवाद पर आधारित कविता है। ठीक है, अब हम भावार्थ ग्रहण करते हैं। एक बार वाचन कर लेते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने,
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, भला फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखो, पहला जो काव्यांश है इसमें चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान की तुलना की गई है। इस पहले काव्यांश में कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। कविता की उड़ान कौन सी? कविता में होती है कल्पना रूपी उड़ान। कविता में जो कल्पना रूपी उड़ान होती है उसकी तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है। और जब ये हम भावार्थ करेंगे तो पता चलेगा फिर क्या हुआ उस तुलना में, कि चिड़िया की उड़ान के लिए कहा गया कि चिड़िया किसी घर के आंगन के बाहर या अंदर उड़ सकती है, एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, बस चिड़िया की उड़ान इतनी होती है, सीमित होती है। लेकिन कविता के लिए कहा गया कि कविता की उड़ान असीमित होती है। क्यों? क्योंकि उसके कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं और कल्पना तो कहीं की भी कर सकते हैं। इसलिए कविता में जो कल्पना रूपी उड़ान होती है वो असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता में कल्पना रूपी उड़ान है वह असीमित है। यही बात पहले काव्यांश में बताई गई है, समझाई गई। देखो, हम भावार्थ ग्रहण करते हैं। कविता एक उड़ान है, उड़ान से पहले लिख लेंगे कल्पना रूपी, उड़ान से पहले लिखें कल्पना रूपी। चिड़िया के बहाने, जिस प्रकार, अर्थ कैसे करेंगे सुनिए, जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की उड़ान, कविता में कौन सी उड़ान? वो ही कल्पना रूपी। फिर से उड़ान से पहले लिख लो कल्पना रूपी। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया नहीं जान सकती है। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। पूछा कि चिड़िया क्या जाने? कविता की कल्पना रूपी उड़ान के बारे में चिड़िया क्या जाने? इसका अर्थ हुआ कि चिड़िया उस कल्पना रूपी उड़ान को नहीं जान सकती। वापस से देखें, जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। अब आगे बताया ना चिड़िया क्यों नहीं जान सकती, आगे बताया है कि बाहर भीतर, भीतर यानी अंदर, इस घर उस घर। अब हमें अनुमान लगाना है कि जो बाहर और अंदर उड़ सकती है, एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, यानी हम कविता की बात कर रहे हैं या चिड़िया की, ये हमें समझना होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं चिड़िया की। तो बाहर भीतर से पहले चिड़िया लिख लीजिए, बाहर भीतर से पहले चिड़िया लिख लीजिए। चिड़िया बाहर और अंदर, इस घर से उस घर, आगे लिखिए तक उड़ सकती है, तक उड़ सकती है। चिड़िया बाहर और अंदर इस घर से उस घर तक
उड़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे कवि हमें कहना क्या चाहते हैं कि चिड़िया तो बाहर या अंदर इस घर से उस घर तक उड़ सकती है। इसका मतलब चिड़िया, कवि क्या कहना चाहते हैं आगे लिख लीजिए, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कवि का भाव भी लिख लीजिए, कवि क्या कहना चाहते हैं इससे, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया बाहर और अंदर इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, बस इतनी उड़ सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, और हम जानते हैं कविता के कौन से पंख, वही कल्पना रूपी। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, अतः उड़ने की माने, उड़ने के माने यानी उसकी उड़ान असीमित होती है। अतः कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, अतः कविता की उड़ान असीमित होती है। अंत में लिखा है चिड़िया क्या जाने और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो नकारात्मक अर्थ लगाएंगे, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। वापस से देखें, जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता में भी कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की उस कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया बाहर या अंदर इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है। अश्विनी वॉइस म्यूट करें बेटा। कविता में कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, अतः कविता की उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश से, इस काव्यांश से कोई भी एक पंक्ति दे दें, कोई सी भी एक पंक्ति, ये दे दें, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, ये दे दें, या ये दे दें कविता के पंख लगा उड़ने के माने, ये पंक्ति दे दें, कोई सी भी पंक्ति दे दें और आपसे पूछा जाए का आशय स्पष्ट कीजिए, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा कि चिड़िया बाहर और अंदर एक घर से दूसरे घर तक, इस घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है वह असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। ये आपका उत्तर होगा, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता की कल्पना रूपी उड़ान से किया, वैसे यहाँ पर फूलों की महक की तुलना कविता की महक से कर रहे हैं। फूलों में जो महक होती है, खुशबू होती है, उसकी तुलना कविता, कविता में भी महक होती है और वो सौंदर्य रूपी महक होती है। तो देखो, खिलना का अर्थ तो है महक, खिलना का अर्थ लिखे महक, और कविता में जैसे उड़ान कल्पना रूपी थी, ऐसे कविता में महक कौन सी होती है, सौंदर्य रूपी।
कविता में सौंदर्य होता ना, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, तो ये जो सौंदर्य कविता में होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ भी ठीक ऊपर जैसे हमने किया वैसे ही करेंगे कि जिस प्रकार फूलों में महक होती है, जिस प्रकार फूलों में महक होती है, उसी प्रकार कविता में सौंदर्य रूपी महक होती है। आप लिख भी सकते हैं बेटा, जिस प्रकार फूलों में महक होती है उसी प्रकार कविता में सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता का खिलना, वही खिलना का अर्थ है महक, और कौन सी महक, वो सौंदर्य रूपी। ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे ऊपर हमने लिखा था ठीक वैसे के वैसे। कविता की सौंदर्य रूपी महक को भला फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकते हैं। कविता की सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। ऊपर कहा ना, कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, वैसे यहाँ होगा कि कविता की सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। अब बाहर भीतर इस घर उस घर कि केवल महक बाहर या अंदर, इस घर से उस घर तक ही पहुंच सकती है। तो ये कविता की महक की बात है या फूलों की महक की बात है, ये हमें समझना होता है। तो ये सीमित बात है, इसलिए ये फूलों की महक की बात है। तो बाहर भीतर से पहले लिखो फूलों की महक। बाहर भीतर से पहले लिखो फूलों की महक। फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर, आगे लिख लो, तक पहुंच सकती है। हवा के साथ एक घर से दूसरे घर तक जा सकती है, बस। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात फूलों की महक सीमित होती है, अर्थात फूलों की महक सीमित होती है। फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक पहुंच सकती है, अर्थात फूलों की महक तो सीमित होती है। बिना मुरझाए महकने के माने, यहां कविता की बात कर रहे हैं, कविता की महक की बात कर रहे हैं। मुरझाने का अर्थ है नष्ट होना, और बिना का मतलब नहीं। बिना का अर्थ है नहीं, मुरझाए का अर्थ है नष्ट होना। और महक, यहाँ कविता की महक की बात है, सौंदर्य रूपी। महक से पहले लिखे सौंदर्य रूपी, तो अर्थ कैसे करेंगे, कविता की सौंदर्य रूपी महक कभी भी नष्ट नहीं होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। कविता को हम जब भी पढ़ें, जितनी बार पढ़ें, जितने समय बाद पढ़ें, वो जो सौंदर्य है कविता में वो हमें हमेशा मिलता रहता है। चाहे उसमें शिल्प सौंदर्य हो, चाहे उसमें भाव सौंदर्य हो, चाहे उसमें काव्य सौंदर्य हो, ये जो कविता के अंदर सौंदर्य है वो हमें हमेशा ग्रहण होता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, कभी वो नष्ट होता ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कविता की सौंदर्य रूपी जो महक है वो कभी नष्ट नहीं होती है, अर्थात असीमित होती है। नोट कर लीजिए, अर्थात असीमित होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक कभी भी नष्ट नहीं होती है, अर्थात असीमित होती है। अंत में लिखा है फूल क्या जाने, जिसे फूल नहीं जान सकते हैं, जिसे फूल नहीं जान सकते हैं। वापस से हम अर्थ ग्रहण करते हैं।
जिस प्रकार फूलों में महक होती है, उसी प्रकार कविता में सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। फूलों की महक बाहर या अंदर, इस घर से उस घर तक ही पहुंच सकती है, अर्थात फूलों की महक सीमित होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक तो कभी नष्ट ही नहीं होती है, अर्थात असीमित होती है, जिसे फूल नहीं जान सकते हैं। अब देखो, हमने देखा कि चिड़िया की उड़ान सीमित थी, जबकि कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित थी। दोनों में समानता नहीं थी, दोनों अलग अलग थी। यहाँ फूलों की महक और कविता की सौंदर्य रूपी महक, दोनों में अंतर है कि फूलों की महक तो सीमित होती है, जबकि कविता की सौंदर्य रूपी महक असीमित होती है। दोनों में अंतर है, समानता नहीं है। यहाँ देखिए, कविता के खेल की तुलना बच्चों के खेल से कर रहे हैं। कविता में कौन सा खेल होता है? शब्दों का खेल। खेल से पहले लिख दीजिए शब्दों का। खेल से पहले लिख लीजिए शब्दों का। ठीक, इसका अर्थ भी पहले की तरह करेंगे। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कविता भी शब्दों का खेल है। अब बाहर भीतर, यह घर वह घर, किसके खेलने की बात होगी? बच्चों के खेलने की बात होगी। तो बाहर भीतर से पहले बच्चे लिख लीजिए। बच्चे बाहर और अंदर, इस घर में और उस घर में। यह का अर्थ है इस और वह का अर्थ उस। इस घर में और उस घर में, आगे लिख लो खेलते रहते हैं। खेलते रहते हैं। बच्चे बाहर और अंदर, इस घर में और उस घर में खेलते रहते हैं। बच्चा ही जाने, यहां तो क्या लिखा था देखो, चिड़िया क्या जाने, प्रश्नवाचक चिन्ह, चिड़िया नहीं जान सकती। यहां लिखा था फूल क्या जाने, प्रश्नवाचक चिन्ह, फूल नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है बच्चा ही जाने, अर्थात बच्चा जानता है। तो देखो, बच्चा ही यह जानता है कि सभी घर एक कर देना, अर्थात एक समान होते हैं। बच्चा ही यह जानता है कि सभी घर एक समान होते हैं। उसी प्रकार कवि कहना क्या चाहते हैं? बच्चा यह जानता है कि सभी घर एक समान होते हैं। इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? अर्थात कविता में भी सभी को समान समझा जाता है। कैसे? बच्चों के खेल की तरह। जैसे बच्चे जब खेलते हैं ना, तो बाहर अंदर खेलते रहते हैं। अपने घर में खेले या किसी दूसरे के घर में जाके खेले, बच्चे समान भाव से खेलते हैं। बच्चे अपने परायेपन का भेद नहीं जानते हैं। वो तो कहीं भी खेले, उनके लिए तो सभी घर एक समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता में भी सभी को समान समझा जाता है, और कविता में भी अपने और पराये का भेद नहीं होता। कहने का मतलब, बच्चों के खेल और कविता के खेल में समानता होती है। यहाँ तो असमानता थी, लेकिन यहाँ दोनों में समानता है कि जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, बच्चे बाहर अंदर इस घर में या उस घर में समान भाव से, समान रूप से खेलते हैं।
किसी भी घर में वो खेलें, अपने और परायेपन का भेद नहीं होता, उनके लिए सभी घर समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता में भी अपने परायेपन का भेद नहीं होता है, कविता में भी सभी को समान समझा जाता है। एक बार वापस से हम इस कविता का भाव वापस से ग्रहण करते हैं, जल्दी से अच्छे से आप सुने। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया बाहर और अंदर, इस घर में और उस घर में उड़ती है, या इस घर से उस घर तक उड़ती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, अतः उसकी उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। जिस प्रकार फूलों में महक होती है, उसी प्रकार कविता में सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता की उस सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक ही पहुंच सकती है, अर्थात फूलों की महक सीमित होती है। कविता की सौंदर्य रूपी महक कभी भी नष्ट नहीं होती है, अर्थात असीमित होती है, जिसे फूल नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है। बच्चे बाहर और अंदर, इस घर में और उस घर में खेलते रहते हैं, और बच्चे यह जानते हैं कि सभी घर एक समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता में भी बच्चों के खेल की तरह अपने परायेपन का भेद नहीं होता है, कविता में भी सभी को समान समझा जाता है। तो हमने तुलना की है, पहले तुलना की थी चिड़िया की उड़ान और कविता की कल्पना रूपी उड़ान में तुलना की। पता चला चिड़िया की उड़ान सीमित, लेकिन कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित थी, इसलिए उसे चिड़िया नहीं जान पा रही थी। फूलों की महक और कविता की सौंदर्य रूपी महक की तुलना की, पता चला कि फूलों की महक तो सीमित होती है, क्योंकि अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही वो महक हवा के साथ पहुंच सकती है, बस। और हम ये भी जानते हैं कि फूल जब मुरझा जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी महक अपने आप ही खत्म हो जाती है, इसलिए फूलों की महक तो सीमित थी। लेकिन कविता में जो सौंदर्य रूपी महक है वो असीमित होती है। हम कितनी ही बार, कितने ही दिनों बाद और कहीं भी ले जाकर उस कविता को पढ़े, हमें वो सौंदर्य रूपी महक आराम से मिल जाएगी। इसलिए सौंदर्य रूपी महक असीमित होती है, जिसे फूल नहीं जान पाते, क्योंकि फूलों की महक सीमित है और कविता की सौंदर्य रूपी महक असीमित है। और तीसरा और अंतिम इस कविता का जो काव्यांश है, उसमें पता चल रहा है कि बच्चों का खेल और कविता में जो शब्दों का खेल है वो दोनों समान होते हैं। जैसे बच्चे प्रत्येक घर को समान समझते हैं, कहीं भी खेले वो समान भाव से खेलते हैं, अपने परायेपन का भेद वो करते ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी अपने परायेपन का भेद नहीं होता है और कविता में भी सबको समान समझा जाता है। आप पढ़ेंगे तो भी आपको वही आनंद आएगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी वही आनंद आएगा। तो कविता में अपने परायेपन का भेद नहीं होता, सभी को समान समझा जाता है। तो बच्चों के खेल और कविता के खेल में समानता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं
कि कविता के बहाने कविता में कविता की समानता किससे बताई गई है, तो हम कह सकते हैं बच्चों के खेल से। और कैसे, वो हम स्पष्ट कर देंगे। अब देखिए, पहले काव्यांश से कोई भी पंक्ति देकर आशय पूछे तो आपका उत्तर पूरा होगा कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। क्यों होती है, वो कहाँ कहाँ उड़ सकती है, वो बता देना है। और कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। पूरा उत्तर लिखेंगे, भले ही कोई सी भी पंक्ति देते। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो काव्यांश है, उसमें 1 2 3 4 कोई भी पंक्ति, एक पंक्ति देकर आपसे आशय पूछे तो भी आपका उत्तर यही होगा कि फूलों की महक बहुत सीमित होती है, क्योंकि अंदर बाहर इस घर से उस घर तक ही पहुंच सकती है। जबकि कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक असीमित होती है, जिसे फूल नहीं जान सकते। यही आपका उत्तर होगा। अगर आपसे अंतिम काव्यांश से भी अगर कोई पंक्ति दे दे, चाहे ये दे दे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, काश स्पष्ट कीजिए, चाहे आपको कह दे बाहर भीतर यह घर वह घर, काश स्पष्ट कीजिए, चाहे आपको दे दे सब घर एक कर देने के माने, काश स्पष्ट कीजिए, तो आपका उत्तर यही होगा कि जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, ठीक उस प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल होता है। और बच्चे जिस प्रकार सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं, अपने परायपन का भेद बच्चों के खेल में नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी अपने परायपन का भेद नहीं होता है। कविता में भी सभी को समान समझा जाता है। ये आपका उत्तर होगा। तो आज आप पहला जो काव्यांश है उसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे, और बाकी 2 काव्यांश और बच गए, उनका केवल भावार्थ करेंगे। अभ्यास के लिए मैं आपको प्रश्न भेज दूंगा, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, अभी आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, वो बेटा आप पूछ